हेलो फ्रेंड्स। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम लोगों ने कोल्ड वार एरा पढ़ लिया है और हम लोग उसमें सेकेंड चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी पढ़ेंगे अब। ठीक है, ऑनलाइन मोड में हम लोग की पढ़ाई चल रही है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। आप लोगों को पूरा फ्रीडम है, जब भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक पे तो आप लोग व्हाट्सएप या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं जो है अपने टॉपिक पे। और एक्चुअली बुक तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन अचानक से हुआ तो मेरी मटेरियल्स नहीं आ पाए थे मेरे पास तक, तो ये एक तरीका मैंने सोचा। ऐसे जो हमारा चैप्टर है वो है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इसका ओवरव्यू हम लोग देखते हैं कि द बर्लिन वॉल विच हैड बीन built at the height of the Cold War and was its greatest symbol was stopped by the people in 1989. This dramatic event was followed by an actually dramatic and historic chain of events that led to the collapse of the Second World and the end of the Cold War. Germany, divided after the Second World War, was ununified. One after another, the 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist governments in response to mass demonstrations. यहाँ पे देखा गया कि शीत युद्ध जो हो रहा था कोल्ड वार, उसमें जो सबसे एक घटना थी बर्लिन की दीवार की खड़ी की गई थी। यह दीवार जो है कोल्ड वार का सबसे बड़ा सिंबल बना था। 1989 में पूर्वी जो जर्मनी थी वहाँ की जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। इस नाटकीय घटना के बाद और ऐतिहासिक घटनाक्रम जो हुआ उसकी जो एंडिंग हम लोग कह सकते हैं दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई थी। The Soviet Union stood by the Cold War began to end, not by military means but as a result of mass action by ordinary men and women. Eventually the Soviet Union itself disintegrated. In this chapter we discuss the meaning, the causes and the consequences of the disintegration of the Second World. We also discuss what happened to the part of the world after the collapse of communist regimes and how India relates to these countries now. यहाँ पे एक आपकी बुक, ये आपकी बुक ही है एनसीईआरटी की, और अकॉर्डिंग टू कोर्स हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कुछ बात हुई है जैसे बर्लिन वाल सिम्बलाइज है यहाँ पे बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। ये एक प्रतीक बना पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन का प्रतीक बना, जो कि 1961 था। ये पूर्वी बर्लिन और पश्चिम बर्लिन, वेस्ट और ईस्ट बर्लिन को ये दीवार जो है डिवाइड करती है, और 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार थी जो कि 28 ईयर्स तक ये खड़ी रही। आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया था। यह बात मैंने अपने लास्ट वीडियो कोल्ड वार एरा में भी बताई थी आप लोगों को। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं आप लोगों के सामने ना, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट से है पीपल मेकिंग अ टाइनी होल इन द वॉल। लोग दीवारों में छोटे छोटे छेद बना रहे हैं, और अ सेक्शन ऑफ द वॉल ओपन टू अलाउ फ्री मूव की बात हो रही है, हर आने जाने की, दीवार को गिरा के। और 1989 से पहले बर्लिन की दीवार। तो ये चित्र के थ्रू हम लोग जो है उस दृश्य को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग ने यहाँ अभी पढ़ा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या जानने वाले हैं, हमने कहा ना वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस।
वी आल्सो डिस्कस दैट हैपन इन द पार्ट ऑफ द वर्ड आफ्टर। तो मतलब अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस अध्याय में, चैप्टर में, दूसरी दुनिया जो बनी, सेकेंड वर्ल्ड जिसे कहा गया, कि विक्टन का क्या कारण था, आशय था, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, रिजल्टेंट थे, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और इन देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे थे, इंडियन प्रोस्पेक्ट में हम लोग ओवरव्यू देखेंगे इसका कि कैसे रिलेशन रहे। ये फॉरेन अफेयर भी एक व्यू बनेगा इंडिया के दृष्टिकोण से। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम लोग पहले बात करते हैं व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। यहाँ पे आप लोग खूब अच्छे से देख रहे होंगे कि व्लादिमीर लेनिन, जो इनका टाइम पीरियड 1870 टू 1924 दिया हुआ है, इनके बारे में आप लोग देख रहे हैं। फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक, ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, संस्थापक थे। और 1917 की जो रशियन ये रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन, उसके ये लीडर थे, नायक थे। और जो रेवोल्यूशन का जो सबसे क्रूशियल पीरियड था, उसमें भी इन्होंने जो है मतलब 1917 टू 1924, उसमें इन्होंने सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में मार्क्सवाद के सिद्धांतों को बखूबी फैलाने का काम किया। पूरी दुनिया में ये कम्युनिस्ट विचारधारा जो थी, साम्यवादी विचारधारा के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत प्रणाली क्या थी? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR came into being after the socialist revolution in Russia in 1917. The revolution was inspired by the ideals of socialism as opposed to capitalism and the need for an egalitarian society. This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on principles of equality. In doing so, makers of the Soviet system gave primacy to the state and the institution of the party. The Soviet political system centered around the Communist Party, and no other political party or opposition was allowed. The economy was planned and controlled by the state. After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR. The political and the economic system of all these countries were modeled after the USSR. This group of countries was called the Second World or the Socialist Bloc. The Warsaw Pact and a military alliance held them together. The USSR was the leader of the bloc. यहाँ पे जो है मैं बताना चाहूँगा कि समाजवादी सोवियत गणराज्य, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को ही हिंदी में कहा जाता है, समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR, ये रूस में हुई थी। रूस में ये 1917 में अपने अस्तित्व में आया था। और ये क्रांति जो है, ये जो रिवॉल्यूशन था, ये अगेंस्ट था कैपिटलिस्ट के पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। समाजवाद के जो आइडियल्स थे, जो कि समाज की ज़रूरत थी, वही जो है समाजवाद के आदर्श थे। यह मानव इतिहास में अपनी निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने के लिए सबसे बड़ी कोशिश थी। यहाँ पे एक बात जो सामने आई है, यहाँ पे जो पार्टी सोवियत प्रणाली के निर्माता थे, उन्होंने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी,
इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप, ईस्ट यूरोप के देश सोवियत संघ में अंकुश में आ गए, कंट्रोल में थे। सोवियत संघ ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जो थी, पॉलिटिकल और सोशल, वो सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पे ही ढल गई थी या उसे ढाला जा रहा था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, ये सेकेंड वर्ल्ड की बात हुई थी, ये आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड, ये है यहाँ पे कंट्रोल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड। तो the Soviet Union became a great power after the Second World War. The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the US. It had a complex communications network, vast energy resources including oil, iron and steel, machinery productions and a transport sector that connected its remotest area with efficiency. Had a domestic consumer industry that produced everything from pills to cars. Through their quality did not match that of the Western capitalist countries. The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens, and the governments subsidized basic necessities including health, education, child care and other welfare schemes. There was no unemployment. State ownership was the dominant form. The ownership, land and productive assets were owned and controlled by the Soviet state. जैसा कि आप लोगों ने सुना कि दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ जो महाशक्ति के रूप में उभरा था, तो अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी बाकी देशों से, विश्व की तुलना में बाकी देशों से कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली जो थी बहुत अच्छी थी, विशाल ऊर्जा के इसके पास रिसोर्सेज थे, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी, सभी कुछ था। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों में आवागमन की सुव्यवस्थित विशाल प्रणाली थी, एक अच्छा नेटवर्क सिस्टम था इनके पास, उपभोक्ता उद्योग भी बहुत अच्छे थे। और पेन से लेकर कार तक, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये सब बनाते थे। तो सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड सुनिश्चित कर रखा था उन्होंने, गवर्नमेंट ने। सरकार बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा वेलफेयर वर्क्स जो थे, इन चीज़ें रियायती दर पे वो सभी चीज़ें मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी, सबसे बड़ी चीज़ कि बेरोजगारी नहीं थी, जो कि आज के वर्तमान परिदृश्य में बहुत बड़ी समस्या है। भारत जैसे देश के लिए जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मिल्कियत जो थी उस समय वो प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था, और भूमि और अन्य उसके जो उत्पादक संपदा थे वो उसके स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। मतलब कहा जा सकता है कि उनके सिस्टम में यूएसएसआर, समाजवादी सोवियत गणराज्य का जो सिस्टम था, उसमें सारी चीज़ें लगभग राज्य के कंट्रोल में थी, और पिन से लेके कार तक की चीज़ें बनाई जा रही थी, बेरोजगारी नहीं थी। तो एक अच्छा मॉडल देखने को यहाँ पे, हालांकि किताब में तो देखने को मिल ही रहा है एक अच्छा मॉडल। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि सोवियत प्रणाली जो थी वो नौकरशाही का शिकंजा कस रही थी। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, तो सोवियत प्रणाली का ये जो समाजवादी चेहरा था, उसने नौकरशाही के ऊपर शिकंजा कसना बेहतर समझा, और यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। हालांकि राजनीति एक ऐसा कार्य है कि इसको जितना करने लगो उतना ही अच्छा इसमें मन लगने लगता है।
तो उसी तरीके से इस पार्टी का भी यही हाल था। यह भी सत्तावादी पार्टी होती चली गई, नौकरियों का जीवन कठिन हो गया। लोग उसके डेमोक्रेसी और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों के थ्रू अपनी बात कहते थे। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द absence of freedom of speech stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. Most of the institutions of the Soviet state needed reform. The one-party system, represented by the Communist Party of the Soviet Union, had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सोवियत संघ की जो अधिकांश संस्थाएं थी उनमें सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा कंट्रोल था, मतलब कि एकदम टाइट कंट्रोल जिसे हम कह सकते हैं। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, जनता के लिए मतलब कह सकते हैं कि जवाब देना पसंद नहीं करती थी पार्टी। और जनता ने अपनी जो संस्कृति और बाकी मसलों की जो साज संभाल थी अपने आप करने के लिए, यहाँ पे आप देखिएगा 15 यह ऑन पेपर रसिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूएसएसआर। मतलब कि 15 जो स्टेट थे, गणराज्य थे, वो आपस में मिलकर सोवियत संघ बने थे, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। मतलब सोवियत संघ अकेले कोई ऐसा देश नहीं था कि सोवियत संघ अकेला कोई ऐसा देश है, वो मतलब कि एक ढेर सारे राज्यों का गठबंधन था वो। और वो गठबंधन जिसमें कि सोवियत सिस्टम के थ्रू गवर्न हो रहा था, और धीमे धीमे देख रहे हैं कि वो जिस लिए बनी थी उस काम को छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। 15 गणराज्यों के आपस में मिलकर सोवियत संघ बना था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। Reality, Russia dominated everything and people from other regions felt neglected and often suppressed. रूस का हर मामले में प्रभुत्व था, अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और अपने आप को दबा हुआ ही महसूस करती थी। In the arms race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at the great cost, the Soviet Union lagged behind the West in technology, infrastructure, easy transport, power, and most importantly, in fulfilling the political or economic aspirations of citizens. The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further, though wages continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of the West. This led to shortages in all consumer goods. Food imports increased every year. The Soviet economy was flattering in the late 1970s as it became stagnant. जो रेस था, आर्म्स रेस जिसे हम बात कर रहे हैं, हथियारों की जो होड़ थी, सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी थी, लेकिन इसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, जो उसके बुनियादी ढांचे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचों में जैसे कि हम बात कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट की, एनर्जी की,
उसके मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह भी थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। देख सकते हैं आप 1979 में द सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम एवन फर्दर। अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप किया था इसने, और इसमें सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक वेजेस लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, उपभोग करने वाली वस्तुओं की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर से गई थी। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, मतलब गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। अब हमें कुछ अच्छे लीडर्स का रोल देखने को मिलेगा सोवियत संघ में, तो जिसमें से एक है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे इस व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। वे 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ये बने थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन 1985 sought to reform the system. Reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolution taking place in the West. However, Gorbachev's decisions to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated. The people in the East European countries which were part of the Soviet bloc started to protest against their own governments and Soviet control. जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मिखाइल गोर्बाचेव व्यवस्था को सुधारना चाह रहे थे। 1985 के डिकेड में वो जो है सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, और पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी वेस्टर्न में, और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार की ज़रूरत हो गई थी। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सोवियत संघ के जो डेमोक्रेटिक उसका कल्चर था उसको और मजबूत और सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी रिजल्टेंट भी हम कह सकते हैं कि जिनका किसी कोई अंदाज़ा ही नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत के में हिस्से थे। Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed one after another. देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण को विरोध करना शुरू कर दिया था। गोर्बाचेव के जो शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा कि पहले किया था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गईं। पूर्वी यूरोप में जो सरकारें थीं, कम्युनिस्ट सरकारें, वो धीमे धीमे सब गिर रही थी। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that has tended its disintegration. Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country. The reforms were opposed by leaders with the Communist Party. यहाँ पे सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। आप लोग देख रहे हैं संकट गहराता जा रहा था। इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई थी, मतलब इसका डिसेंट्रलाइज होने का जो
दौर था वो और तेज़ी से होने लगा था। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध भी किया गया, अपोज किया गया गोर्बाचेव की पॉलिसीज़ को। और आप देख रहे हैं कि a coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. The people had tasted freedom by then. They did not want to old-style rule of the Communist Party. यहाँ पे 1991 में तख्तापलट किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े जो हार्डलाइनर्स हैं, मतलब कि गर्म विचारधारा, उग्र विचारधारा को उन्हें से बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद भी मिल चुका था। वे कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। तो येल्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। The Russian Republic, where Yeltsin won a popular election, began to shake off centralized control power, began to shift from the Soviet center of the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves sovereign states. The Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation in December 1999 under the leadership of Yeltsin. तो देखा जा रहा है कि येल्सिन का जो रोल था बहुत अच्छा निकल के आता है। वो एक नायक बन के, हीरो बन के निकलते हैं रूसी रिपब्लिक में, जहां बोरिस येल्सिन ने आम चुनाव भी जीता था और केंद्र के नियंत्रण को मानने से इनकार भी किया था। तो जो सत्ता थी, जो पावर थी, वो मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी थी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को प्रभु सॉवरेन स्टेट्स मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर जो मध्य एशियाई देश थे, मध्य एशियाई गणराज्य जो थे वो अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। 1991 में दिसंबर में येल्सिन ने सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्य जो थे, आगे की स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि वो पूंजीवाद था, लोकतंत्र को ही अपना आधार बनाने लगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये जोसेफ स्टालिन के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। ये जोसेफ स्टालिन जो है 1979 to 1953 ये लेनिन के उत्तराधिकारी थे और सक्सेसर ऑफ लेनिन के उत्तराधिकारी। सोवियत संघ के मजबूत बनाने के दौर में 1924-1953 में इन्होंने लीडरशिप किया था, औद्योगिकरण को तेज़ी से बढ़ाया था, खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया था। सामूहिकरण दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय 1930 के दशक में ये भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। यहाँ पे एक छोटा पैराग्राफ है, इसे भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ये 2 टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। The Declaration on the Disintegration of USSR and the Formation of Commonwealth of Independent States (CIS) came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. The exclusion of these republics was the issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS. Russia are now accepted as the successor state of the Soviet Union. Inherited the Soviet seat in the UN Security Council. Russia accepted all the international treaties and commitments of the Soviet Union. It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. The old Soviet Union was thus dead and buried. जैसा कि देखा जा रहा है कि जो साम्यवादी सोवियत गणराज्य विघटन की घोषणा हो गई, स्वतंत्र राज्य जो थे इन्हें कॉमनवेल्थ कहा गया,
गठन बाकी बड़े राज्यों, खासकर मध्य एशिया के जो बड़े राज्य थे उनके साथ बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य भी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ का हिंदी वर्ड है, राष्ट्रकुल कहते थे, से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल भी कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया, फाउंडर मेंबर। और रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य भी स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा रूस का था। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद समय के में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, बहुत दफन हो चुका था, तो dead and buried। एक फोटो आप लोगों को और यहाँ देखने को मिलेगी। ये फोटो है निकिता ख्रुश्चेव की, 1894 to 1971, लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे 1953 to 1964। स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक रहे हैं। 1956 में कुछ सुधार लागू किए थे। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व था इनका। सुझाव रखा था शांतिपूर्ण अस्तित्व का। हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में ये शामिल थे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आप लोगों ने देखा होगा कोल्ड वॉर एरा में, तो उस वक्त ये थे। तो यहाँ पे जो दो टॉपिक लगभग ख़त्म हो चुके हैं। मतलब हम लोगों ने व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम और गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन टॉपिक को कवर किया है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, मतलब कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो काफ़ी टाइम हो गया है एक वीडियो को अपलोड करने में, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद सेकेंड वीडियो भी आपके सामने जल्दी आएगा। थैंक यू।